हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं आपकी सोशल साइंस की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर सेकंड। तो इसमें मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। इट विल बी इन शॉर्ट, देन यू कैन अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर बाय गोइंग थ्रू योर बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्लास 8 का चैप्टर है ये, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में है, जो हमारे स्रोत हैं उनके बारे में है। वाट काइंड ऑफ स्रोत रिसोर्सेज भी है। सो सबसे पहला जो स्रोत यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो होता है लैंड। यहाँ पर बताया गया लैंड, सॉइल, वाटर आर रिसोर्सेज, ये सभी स्रोत हैं जिनको हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। वाइल बिलोंग टू अबायोटिक रिसोर्सेज, जो अजैविक स्रोत भी होते हैं। अजैविक मतलब नॉन लिविंग, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इसमें अबायोटिक हैं। और लैंड, सॉइल, वाटर और रिसोर्सेज को हम अबायोटिक रिसोर्स में ही रखते हैं। वेयर एज, जबकि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज केम अंडर बायोटिक। लेकिन जब अगर बात करें किसकी, वेजिटेशन की, वनस्पति की, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, जंगली जीवन की, तो कहीं ना कहीं वो किसके अंदर आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इधर बायोटिक और अबायोटिक बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, भले ही बायोटिक रिसोर्स हों या फिर अबायोटिक रिसोर्स हों, ये कहीं ना कहीं कैसे रिसोर्स हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, मतलब प्रकृति में इनका ख़त्म होना निश्चित है, कभी भी ये ख़त्म हो सकते हैं। सो जुडिशियल यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज हैज़ टू बी देयर इन द एनहेंसिंग देयर लॉन्गेविलिटी। इसलिए जो हमारी जो न्यायिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट्स है, इन सभी ने इन स्रोत को हैज़ टू बी देयर एनहेंसिंग देयर लायबिलिटी, ताकि इनको संरक्षित किया हुआ है ताकि हम इनकी लॉन्गेविलिटी मतलब इनका लंबे समय तक यूज कैसे कर सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज लैंड। लैंड मीन्स आप जानते होंगे क्या होता है, लैंड मीन्स होती है भूमि। तो लैंड की अगर हम बात करें तो ये जो स्रोत है हमारा, लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सबसे महत्वपूर्ण जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा लैंड है। लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूँ, अगर मैं होल पृथ्वी की बात करूँ तो लगभग इसका 30% एरिया क्या है, लैंड है। लगभग इसका कितना परसेंट, 30% एरिया लैंड है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ दे रखा है 90% ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। मतलब लगभग संसार की जो 90% पॉपुलेशन है, बर्ड पॉपुलेशन, वो कहाँ रहती है, वो हमारी लैंड पर ही रहती है, जिसका 30% एरिया है केवल। द रिमेनिंग 70%, अब बचा 70%, क्योंकि 30% तो लैंड एरिया हो गया। अब 70% अगर लैंड, रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड, अगर 70% लैंड की अगर हम बात करें तो इज़ इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेबल। स्पार्सली मतलब तितर बितर, दूर दूर लोग रह रहे हैं, 20 किलोमीटर पर कोई गांव है, 20 या 10 किलोमीटर पर कोई झुग्गी झोंपड़ी पड़ी हुई है, या फिर कैसा है वो, अनइनहेबिटेबल है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, जंगल ही जंगल है। लैंड इज अनइवनली इनहेबिटेड ड्यू टू, और यहाँ पर इनहेबिटेड क्यों है, अनइवनली क्यों है, अनइवनली मतलब होता है जो फ्रैगमेंटेड नहीं हो, जो प्लानिंग के तहत वहाँ पर इनहेबिटेशन नहीं हो, उसको बोलते हैं अनइवन। वो इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं लैंड्स के, जैसे क्लाइमेट हो गया, वाटर फर्टिलिटी हो गया, ऑफ सॉइल हो गया। क्लाइमेट मतलब अगर वहाँ पर लोगों के रहने के लिए उपयुक्त यानी अप्रोप्रिएट अगर क्लाइमेट नहीं है तो लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर वहाँ पर वाटर फर्टिलिटी नहीं है, पानी की मात्रा बहुत कम है, पानी नहीं है, तो लोग भी मिट्टी की गुणवत्ता ठीक नहीं है, पानी सोखने की, जो पानी को का यूज करके अगर वहाँ पर कोई फसल हम कर सकें, ऐसा नहीं है, तो लोग भी वहाँ पर क्या करेंगे, वो नहीं, वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। नॉर्मली द स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड एरिया आर बिकॉज ऑफ, ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, लोग दूर दूर क्यों रहते हैं, या कोई क्षेत्र जिस पर कोई नहीं रहता है, ये क्यों है, क्योंकि रग्ड टोपोग्राफी की वजह से है। स्टीप स्लॉप्स की ऑफ द माउंटेन, ये सारी चीज़ें रग्ड टोपोग्राफी, रग्ड मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह, स्टीप स्लॉप्स ऑफ माउंटेन, सीधी चट्टान जो होती हैं पहाड़ों की, एकदम सीधी चढ़ाई होती है, ऐसे पहाड़ होते हैं, इस तरह के पहाड़, तो यहाँ पर कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। दूसरा लो लाइंग एरिया, निचले क्षेत्र, सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग, जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, या फिर डेजर्टेड एरिया, रेगिस्तानी क्षेत्र, एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया, और या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत सारा जंगली जंगल है। ठीक है, ऐसे स्थान क्या होते हैं, अनइनहेबिटेबल होते हैं, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं पॉइंट की नेक्स्ट, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है प्लेन्स। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, अधिकतर जो लोग रहते हैं, जनसंख्या ज़्यादातर किसी भी देश की निवास करती है, वो मैदानों में निवास करती है, वो निवास करती है प्लेन्स में, नदी घाटियों में, नदियों के किनारे, विच हैव सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर,
और वहाँ पर फसल भी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपको पता ही होगा, जिसमें पानी सूखने की क्षमता ज़्यादा होती है और अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है, जिस पर हम कोई भी फसल आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो और खाने के लिए उन्हें अनाज या फल सब्जियाँ मिल जाएँ जो वो कृषि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिच एंड फर्टाइल लैंड मेक इट सुटेबल फॉर लिविंग एंड ह्यूज पॉपुलेशन रिसाइड्स ऑन इट। अब क्या होता है, ये जो उपलब्धता होती है, ये जो उपलब्धता होती है रिच एंड फर्टाइल लैंड की, ये जो उपजाऊ भूमि उनको मिली होती है, वो किसके लिए सूटेबल होती है? वो उनके रहने के लिए सूटेबल होती है, ताकि वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या रह सके और वो निवास कर सके। अब बात कर लेते हैं मिनरल रिचेज, खनिज, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड गुड ट्रोपोग्राफिकल कंडीशन आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो क्या है? मिट्टी की खनिज अच्छी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, वाटर रिसोर्सेज पानी के स्रोत होने चाहिए, मिट्टी की उपजाऊपन अच्छा होना चाहिए, गुड टोपोग्राफी होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, ताकि अब हम आगे बात करते हैं लैंड यूजेस की। अभी हमने बात करी थी कि लैंड की क्वालिटी क्या होती है, किस तरीके की भूमि होती है। हम बात कर लेते हैं लैंड यूजेस की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लैंड यूज रेफर टू द यूज ऑफ लैंड। हम भूमि का किस तरीके से यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में, खनन में, बिल्डिंग हाउसेज में, घर बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में, सेटिंग अप टू इंडस्ट्री या फिर उद्योग लगाने में हम भूमि का उपयोग करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज आर ऑफ टू काइंड्स। दो तरह के फैक्टर होते हैं जो लैंड यूजेस को अफेक्ट करते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में क्या होता है? टोपोग्राफी होती है। टोपोग्राफी वहाँ की मिट्टी की ऊपरी बनावट है, मिट्टी वहाँ की, क्लाइमेट वहाँ का, जलवायु, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता, और क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ और आदमी के क्रियाकलाप होते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किस में आती हैं? फिजिकल फैक्टर्स में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स, इसमें पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? लैंड कैन बी क्लासीफाइड। हम जो भूमि है हमारी लैंड, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड में। प्राइवेट मतलब जिस पर किसी का एकाधिकार हो, कम्युनिटी मतलब किसी संस्था की ज़मीन हो, वो सरकारी संस्था भी हो सकती है। प्राइवेट लैंड इज़ आउंड बाई एन इंडिविजुअल, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी फैमिली मेम्बर द्वारा उस पर अधिकार होता है प्राइवेट द्वारा। यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज़ लाइक हाउसेज इज़ प्राइवेट लैंड। घर बनाने के लिए, अपना घर बनाना हो तो प्राइवेट लैंड होती है। कम्युनिटी लैंड की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कम्युनिटी लैंड इज़ बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। इस पर सब लोग अपना यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी लैंड। इसका यूज हम कर सकते हैं किसके लिए? एनीवन, कोई व्यक्ति यूज कर सकता है इसका सोसाइटी में। जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, चारा इकट्ठा करना हो किसी जगह पर, फल इकट्ठे करने हो, नट्स जैसे मार्केट हो सकती है, मेडिकल हाउस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो कम्युनिटी लैंड होती है इनको भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर रखा जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर इनको हम रखते हैं। अब डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड जो होती है भूमि की, वो लोगों द्वारा होती है। किसके लिए होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड इज़ ग्रोइंग। जो डिमांड है वो भूमि की बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो लिमिटेड है, एक सीमा तक ही भूमि हो सकती है, हम उसको ज़्यादा बढ़ा तो सकते नहीं है क्योंकि दिस इज अ लिमिटेड रिसोर्स। तो इसकी जो बेस्ट चेंजेज हैं इन द लैंड भूमि में, यूज पैटर्न सो मी कल्चरल चेंजेज इन आवर सोसाइटी। इससे क्या होता है? हमारे समाज में एक सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलता है। क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन, भूमि कम होती है, लैंड स्लाइड्स होते हैं, इरोजन, मिट्टी का कटाव होता है, डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन होता है, आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के सामने, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के बढ़ने की वजह से, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या फिर फार्मिंग में हो, सभी कहीं ना कहीं भूमि के इस क्षय के लिए उत्तरदायी है। फर्टाइल जो लैंड होती है वो क्या? एक्सप्लॉइटेड मोर, अधिकतर उसका शोषण किया जाता है, जो उपजाऊ भूमि होती है, एंड लीड्स टू द बैरनेस इफ़ नॉट यूटिलाइज जुडिशियली। और अंत में वो जो बंजर कर दी जाती है अगर उस पर जुडिशियली न्यायिक रूप से कोई कदम न उठाया जाए तो। द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जो हमारे खनिज स्रोत हैं उनका अत्यधिक शोषण की वजह से क्या होता है? मिट्टी जो है वो क्या होती है? वल्नरेबल हो जाती है टू बी डिग्रेडेड। हम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, हम उसको और ज़्यादा गुणवत्ता वाला नहीं बना सकते, क्योंकि
अधिक ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइटेशन की वजह से मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पार्ट रिलेटेड टू द लैंड from your book. Okay, this is the short explanation. I will tell you I will explain another part in my next video. Okay, there will be only two parts. This is first part, and I will explain the third one, the second one in my next video. So thank you.